क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा आपको। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग u है। पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या के दुगुने द्रव्यमान व त्रिज्या के ग्रह पर पलायन वेग कितना होगा। आपको यहाँ पर दो प्लैनेट्स जो है उनकी एस्केप वेलोसिटी की तुलना की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वी की। मान लिया अर्थ का मास हो गया हमारे पास में m और अर्थ का रेडियस हो गया r और यहाँ की जो एस्केप वेलोसिटी है u दे रखी है। इनके बीच का रिलेशन आपको पता है कि u इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये बनता है 2gm अपॉन r, क्योंकि अर्थ की सरफेस से हो रहा है। तो ये हो गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि किसी ऐसे ग्रह की कल्पना कीजिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी का डबल है। तो हमने मान लिया किसी ग्रह की बात करते हैं, हमें किसी ग्रह के लिए। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि डाटा जो है वो एग्जामिनर चेंज कर सकता है। किसी भी प्लेनेट के लिए बात करें तो हमने कहा u डैश इज इक्वल्स टू अंडर, ये बन गया हमारे पास 2g m डैश अपॉन r डैश। अब देखिए, मास ऑफ द प्लेनेट इज डबल द मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज डबल द रेडियस ऑफ अर्थ, दुगुने दे रखे। तो हम ऐसे कह सकते हैं 2g मास ऑफ प्लेनेट, यहां पर रख दिया हमने 2m, रेडियस जो है इसकी जगह हम रख सकते हैं 2r। अब देखो 2 से 2 दो कैंडिडेट आए थे वो कट गए आपस में, तो आप कहोगे ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट 2gm अपॉन r, ये बन गया आपके पास में सेकंड इक्वेशन उस ग्रह के लिए। अब दोनों को कंपेयर करो, आपको खुद को पता है राइट साइड में देखिए अंडर रूट 2gm अपॉन r, अंडर रूट 2gm अपॉन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है। इसका मतलब u इज इक्वल्स टू u डैश होगा, उस ग्रह का जो पलायन वेग है वो पृथ्वी के पलायन वेग के समान होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है। यदि r त्रिज्या की पृथ्वी की वह ऊंचाई जिस पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का 1/4 हो जाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते ग्रेविटी कम होती है और ग्रेविटी ही हमारा वेट जो है वो डिसाइड करती है। तो आपसे कह रहा है कि अगर किसी पिंड को पृथ्वी सतह से मैं ऊंचाई पे ले जाऊं तो कितनी हाइट पे ले जाऊं कि वहां पर उसका वेट 1/4 हो जाएगा अर्थ की सरफेस का। मान लिया ये हमारे पास में पृथ्वी की सतह हो गई, यहां पर कोई भी एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर इसका वेट जो है उसको मैंने कह दिया mg। अब ये कह रहा है कि इसी वस्तु को अगर मैं h हाइट पे ले जाता हूं, यहां पर इस जगह पे, यानी h हाइट पे, ये h की वैल्यू निकालनी है कि इस जगह पर अगर मैं इसका वेट करूं तो यहां पर इसका वेट होना चाहिए mg अपॉन 4। तो देखिए h हाइट पे ग्रेविटी का जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास में है g डैश इक्वल्स टू g, ये बन जाएगा आपके पास में r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ग्रेविटी दे रखा है और आपको वेट की बात कर रहा है, तो वेट बनाने के लिए m से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा मेरे पास में mg डैश इज इक्वल्स टू mg और यहां बन जाएगा r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये h की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ये mg डैश जो है इसकी वैल्यू 1/4 है इसकी, मैं इसको लिख सकता हूं mg अपॉन कितना 4, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/4 इज इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। कई बार बच्चे गलती करते हैं होल स्क्वायर खोलने की, नहीं, होल स्क्वायर खोलना नहीं है, स्क्वायर हटाने की कोशिश करना है। 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो नीचे के नंबर सेम होंगे, 1/2 इज इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये इधर चला जाएगा, r प्लस h इज इक्वल्स टू 2r, इस r को यहां शिफ्ट करो, h इज इक्वल्स टू 2r माइनस r। मेरे प्यारे बच्चों h की वैल्यू आ गई आपके पास r। अगर किसी बॉडी को अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे ले जाऊं 6400 किलोमीटर, तो किसी भी व्यक्ति का जो भार है वर्तमान भार का 1/4 हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ रही है, तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दे रखा है। पृथ्वी की सतह से लंबवत ऊपर उस बिंदु की हाइट बताइए जहां पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है एक्सेलरेशन सतह के मान का 1% हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किया है। तो आपको पता है h हाइट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है वो g डैश इज इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h का होल। अब देखिए ग्रेविटी जो है 1% रह जाती है, यानी ये जो वैल्यू आपके पास में है ये g डैश, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने कि भैया g डैश कितना है, ये जो g है इसका 1% रह जाता है और 1% कितना होता है आपको पता है, g 1/100। तो जहां जहां g डैश लिखा हुआ उसकी जगह ये वैल्यू डाल सकता हूं मैं, क्या बन जाएगा मेरे पास में g 1/100
इज इक्वल्स टू जी बन गया R अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए जी से जी कैंसिल आउट, 1 अपॉन 100 का स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू R अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 कट गया, अगेन सेम कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R प्लस एच इक्वल्स टू 10R। तो H इक्वल्स टू कितना होगा 10R माइनस R इक्वल्स टू 9R। आप कहोगे अगर पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के 9 गुना बराबर हाइट पे चले जाएं तो वहां पर ग्रेविटी सिर्फ 1% रह जाएगी, मतलब 99% ग्रेविटी रिड्यूस हो जाएगी। H इक्वल्स टू 9R कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, रेडियस दे रखा है, तो पृथ्वी की सतह की कितनी ऊंचाई पर, ये जो आपके पास में है ये डाटा जो है ये जी है, ठीक है, ट्रांसलेट हुआ नहीं है, कितनी ऊंचाई पर जी का मान पृथ्वी की सतह के मान का आधा रह जाएगा। यानी आपसे वो हाइट पूछी है जहां ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो आप लोगों को पता है यहां पर डाटास का खेल है। अभी तक तो आप आर की फॉर्म में निकाल रहे थे, अब आपको देखो मील के अंदर चाहिए, किलोमीटर में भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे जी डैश इज इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर जी का मान पृथ्वी की सतह के मान का आधा रह गया। जी डैश की वैल्यू दे दी इसने g/2 इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए जी से जी कैंसिल आउट हो गया, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन √2 होल स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था स्क्वायर खोलना नहीं है, स्क्वायर हटाने की कोशिश करना है। ये कट गया इसमें, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे वापस 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आर प्लस एच इक्वल्स टू √2 आर। क्लियर? अब √2r की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है 1.41 लिख देता हूं, ज्यादा नहीं तो 1.414 होता है। चलो लिख ही देता हूं मैं, इसमें r हो गया, इस r को शिफ्ट करो, h इक्वल्स टू 1.414r माइनस हो गया r, h इक्वल्स टू ये बन जाएगा 0.414r। अब देखिए r जो आपके पास में है ये है 6400 किलोमीटर दे रखा उसने, तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे h इज इक्वल्स 0.414 मल्टीप्लाई 6400 किलोमीटर। क्लियर? अब ये किलोमीटर में आंसर है, जबकि आंसर किलोमीटर में नहीं पूछ रहा, आपको मील में पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि एक मील जो होता है 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर का एक मील बनता है। तो आपको किलोमीटर को मील में बदलना, छोटे से बड़े में बदलना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। h इक्वल्स टू 0.414 इंटू 6400 डिवाइडेड बाय 1.6, ये बन जाएगा आपके पास में मील होगी। अब देखिए इसका पॉइंट हटा तो ये इधर आ गया इसमें, अब इसको काटो, 16 चौक 64, 400 बन गया। क्या बनेगा मेरे पास में 4.14 मल्टीप्लाई करके 400 बन गया। तो देखो 400 के ये 2 पॉइंट हट जाएंगे इसमें से, तो ये अगर काटोगे इसमें तो ये 1600, 16 चौक 64, 1664 किलोमीटर के आसपास की बात कर रहा है। तो देखिए लगभग सॉरी किलोमीटर नहीं है, मील है, तो मैं यहां पर किलोमीटर लिख बैठा, मील निकाल रहे हैं, यानी 1664 मील जो है ये आंसर होगा। अब आप खुद देख लीजिए मील में 1600 के आसपास में कौन सा मैच कर रहा है, 1600, यानी 1664 की जगह अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दी है। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड को h बराबर इतनी यानी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। सिंपल सी चीज है, स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो आप लोगों को बता रखा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm अपॉन स्मॉल r होता है, और स्मॉल r को आप लिख सकते हो -gmm अपॉन r प्लस h। तो आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना है। तो देखिए अगर मान लो मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझाऊं, ये हो गई हमारे पास में पृथ्वी और ये हो गया आपके पास में रेडियस, ये त्रिज्या हो गई। क्लियर? और रेडियस कितना है r। अब ये कह रहा है सतह पर जब कोई वस्तु है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल्स टू -gmm अपॉन r प्लस हाइट तो 0 है, ये r बन गया हमारे पास में -gmm अपॉन कितना होगा r। अब ये कह रहा है कि h बराबर r हाइट पे ले गए, h इक्वल्स टू r हाइट पे ले गए, r e कह रहा है,
तो मैं आर ई ले लूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा इसके अंदर। क्लियर? तो यहां पर हाइट पे ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आप कहोगे Q2 इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस, तो हाइट की वैल्यू भी आर ई है तो ये आर ई हो गई, माइनस जी एम एम अपॉन करके हो जाएगा 2RE। और आप लोगों को बता रखा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हाइट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर आगे माइनस लिखा हुआ, माइनस में जो नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो प्यारे बच्चों दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा, बड़ा माइनस छोटा। U2 की वैल्यू है माइनस जी एम एम अपॉन 2RE, माइनस करके U1 की वैल्यू है माइनस जी एम एम अपॉन करके हो गया RE। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। आप कहोगे इसमें जो कॉमन आ रहा है GMM अपॉन RE कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा -1/2 और +1, एक में से आधा गया तो आधा बचता है, तो डेल्टा U इज इक्वल्स ये बनेगा GMM अपॉन 2RE। अब देखो ये स्मॉल g की फॉर्म में आंसर निकालना चाह रहा है तो आप लोगों को पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो g इज इक्वल्स टू क्या होता है? GM अपॉन RE स्क्वायर। अब स्क्वायर नहीं है मेरे पास, एक ही है, एक r निकाल के यहां रख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं GRE जो है इसकी वैल्यू GM अपॉन क्या हो जाएगा? RE। तो देखो GM अपॉन RE, GM अपॉन RE ये वैल्यू जो है इसकी जगह मैं GRE लिख सकता हूं, तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर बनेगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू M पड़ा है, G पड़ा है, RE आ गया और नीचे लिखा हुआ है 2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgRE अपॉन 2, तो mgRE अपॉन 2। देखिए पांचवें का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है? द्रव्यमान m को दो भागों में, एक तो है xm और एक 1 माइनस xm में विभाजित किया जाता है। किसी दिए गए पृथक्करण के लिए x का वह मान जिसके लिए दोनों टुकड़ों के बीच लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम हो। पहले मैं आपको सोल्व कराऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं। इसमें देखिए जैसा ये कह रहा है वैसा करते हैं। आपसे कहा मान लिया हमारे पास में कोई भी दो पिंड है, ये पहला पिंड हो गया और ये बन गया आपके पास में दूसरा पिंड। पहले पिंड का मास इसने बोला है xm, दूसरे का मास है 1 माइनस xm। इन दोनों के बीच में कोई भी एक डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां, r मान लिया। फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल्स टू G, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास xm और दूसरा है 1 माइनस xm अपॉन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया। थोड़ा ढंग से सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल्स टू GM अंदर बन जाएगा x माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हुआ r। अब ये कह रहा फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आपको ऑलरेडी बता रखा है मैक्सिमम या मिनिमम को कांस्टेंट कहा जाता है और किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो यदि f मैक्सिमम है, अधिकतम है, इसका मतलब f कांस्टेंट होगा, और अगर f कांस्टेंट है तो f का अवकलन 0 होगा। अब किसके सापेक्ष अवकलन निकालना है? जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके सापेक्ष x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब df अपॉन dx 0 होगा। क्यों? क्योंकि f मैक्सिमम यानी कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो आप कहोगे df अपॉन dx बराबर 0 होगा और अवकलन करें d अपॉन dx। अवकलन के नाम से बच्चा घबराता बहुत है, बहुत आसान है। देखिए gm अपॉन r स्क्वायर ये बन जाएगा x माइनस x स्क्वायर। जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको अंदर रखो, बाकी सबको बाहर निकालो। x के रिस्पेक्ट में करना है, x को अंदर रखो, बाकी को बाहर निकालो। क्या बन जाएगा? 0 इक्वल्स टू 0 लिखूंगा इसकी जगह, ये gm अपॉन r स्क्वायर ये हो गया। अब अवकलन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो, ये पूरा नंबर 0 के हवाले हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 0। इसको यहां शिफ्ट करो, 1 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू होगा 1/2। 1/2 आपका आंसर हुआ। तो देखिए 1/2 सिक्स्थ में कौन सा देगा? सी ऑप्शन। अब बच्चा बोले सर ना तो इतना हमारे में दिमाग है और ना इतना समय हमारे पास में कि इतना लंबा डेरिवेशन हम सोल्व करें। तो एग्जाम के अंदर में जब आपको ट्रिक की बात कर, ध्यान से देखिएगा, जब ये कह रहा है किसी भी मास के दो टुकड़े किए जाएं जिससे उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो टुकड़े होंगे इनके, ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े सदैव आधे आधे होंगे, आधे आधे होंगे इसमें। क्लियर? अब हाफ हाफ के लिए क्या चाहिए? पहला भी हाफ दूसरा भी हाफ, तो पहला टुकड़ा m/2 होगा और दूसरा भी क्या होगा? m/2। हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो हाफ हाफ। अब कई बार बच्चे बोले मिनिमम के लिए न्यूनतम तो 0 होता है, किसी एक का मास 0 कर दो, अपने आप ही वो टोटल फोर्स क्या होगी? 0। तो छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दे रखा है?
चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है और इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। यदि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो चंद्रमा की सतह पर इसका मान कितना होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि m और r की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के लिए। पृथ्वी सतह पर पलायन वेग की बात कर रहा है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r और इसकी वैल्यू दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्लियर। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की सतह के लिए। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं चंद्रमा की सतह पर तो सारे डाटा चंद्रमा के यूज होंगे। तो आप कहोगे एस्केप वेलोसिटी वीई डैश इक्वल्स टू √2g तो सेम है, मास कितना दे रखा 1/81 है अर्थ का, तो हम लिखेंगे m/81 डिवाइडेड रेडियस कितना है 1/4 है तो यहां लिखेंगे r/4। अब देखिए ध्यान से इक्वल्स टू करके 81 नीचे आ जाएगा 4 ऊपर जाएगा, नंबर्स को छेड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 81 आ गया नीचे और ये 4 आ गया ऊपर तो मैं लिखा 4/81, अंदर बचा 2gm/r। कई बार बच्चे बोलते सर इसको आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये सिस्टम है पूरा का पूरा कंप्लीट, चेंज नहीं करना। तो आप इसका बाहर निकालिए, 4 का तो हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 9। अंदर क्या बना हमारे पास में 2gm/r, ये तो अर्थ के डाटा है और अर्थ के डाटा फर्स्ट इक्वेशन में लिखे हुए हैं। इसकी जो वैल्यू मेरे पास में है ये देखो, इसकी वैल्यू तो ये दे रखी है, तो आप ऐसे लिखोगे 2/9 मल्टीप्लाई 11.2, तो पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 9। अब काटो, 9 2 जा 18, पीछे बच गया 4, पॉइंट लग गया हमारे पास में, फिर है 4, तो लगभग 5 बार कर लीजिए, तो एक ही तो कम है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कि मून जो है, चंद्रमा जो है, वहां का जो पलायन वेग होगा वो लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा दे रखा आपके पास में, 0.55 ये बना हुआ। 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, पृथ्वी की सतह के निकट एक उपग्रह का कक्षीय वेग कितना है। अर्थ के नजदीक किसी भी एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है, यदि कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुना है तो उसका कक्षीय वेग कितना होगा। सिंपल सी चीज है। अब देखो हमने बात की पृथ्वी के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के लिए। सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। अर्थ की बात करें तो अर्थ पे देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm/r, क्योंकि अर्थ के सरफेस के पास की बात कर रहा है तो हाइट 0 होगी इसके अंदर में। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 नहीं है, और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखा है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह के छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रह की, तो हम कहेंगे किसी एक ग्रह के लिए, किसी एक ग्रह के लिए फॉर एनी प्लैनेट्स, उस ग्रह की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कह रहा है कि उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 4 गुना है, यानी उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की 4 टाइम्स है। तो हमने कहा VO डैश इज इक्वल्स टू √ बन गया gm/, ध्यान रखना कई बार गलती हो जाती है कि 4 गुना कौन है, यदि कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुना है, यानी मतलब क्या हुआ 4 टाइम्स दे रखा है, तो 4 टाइम्स है तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में 4r। 4 कक्षा की पूरी त्रिज्या है, r+h नहीं है, टोटल छोटे r की वैल्यू दे रखी है, यानी ऐसे फॉर्मूला होता है VO इज इक्वल्स टू √gm/r होता है। ये ऑर्बिटल रेडियस है वो 4 टाइम्स दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 को बाहर निकाले 1/2 √ हो जाएगा आपके पास में gm/r। अब देखो gm/r रूट का, ये तो अर्थ का डाटा पड़ा हुआ है 7, तो आप इसको यहां लिखोगे तो 7/2 इट विल बी, ये जब कटेगा तो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड कौन सा है, 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान किसी ग्रह के द्रव्यमान का 80 गुना है, ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान किसी ग्रह के द्रव्यमान का 80 गुना है, ये व्यास है, ध्यान व्याग लिखा हुआ है, डायमीटर उस ग्रह का दुगुना है, पृथ्वी पर ग्रेविटी इतनी है तो उस प्लेनेट पे कितनी हो, उस ग्रह की बात कर। तो देखिए सिंपल सी चीज है, ये रिवर्स डाटा दे रखे अर्थ के लिए और उसके लिए। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं उसमें माना कि वो जो ग्रह है, ग्रह का द्रव्यमान मास जो है उसको मैं m कह दूं, तथा त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, उसको मैंने r कह दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम उस ग्रह के लिए बात करेंगे, आप कहोगे उस ग्रह की बात करते हैं तो g उस प्लेनेट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, g(m) कितना हुआ r, फर्स्ट इक्वेशन उस प्लेनेट के लिए। अब हम इसी डाटा को मैन्युफैक्चर करेंगे अर्थ के लिए,
तो हम कहेंगे पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए। ध्यान रखना, हर बार तो ये होता था ग्रह उससे इतना गुना है, यहां उल्टा दे रखा पृथ्वी उससे इतना गुना है। पृथ्वी के लिए तो आप कहोगे जी अर्थ इज इक्वल्स टू जी हो गया। अब देखिए मास जो है किसी ग्रह का 80 गुना है, यहां 80m लिख देंगे डिवाइडेड बाय रेडियस की बात करें तो डबल है हमारे पास में, तो हमने लिख दिया 2r का होल इक्वल्स, ये बन जाएगा 80 बाहर आ गया और यहां से 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा gm अपॉन कितना r स्क्वायर। क्लियर, आराम से। अब देखो ये जो वैल्यू आपके पास में, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है ग्रेविटी की उस प्लेनेट के लिए, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकता हूं ऐसे, देखो 80 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये वैल्यू हो गई उस प्लेनेट की, ये प्लेनेट हो गया हमारे पास। आप इसको काटोगे तो ये लगभग आपके पास में कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर होगी? अब देखिए आपको प्लेनेट की ग्रेविटी निकालनी है जबकि अर्थ की ग्रेविटी दे रखी है। क्वेश्चन क्या बनी आपके पास में? जीई इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई जीपी बना है। इसकी वैल्यू देखो 9.8 दे रखी है आपको यहाँ, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9.8 इज इक्वल्स 20 मल्टीप्लाई जी प्लेनेट। इसको नीचे शिफ्ट करो, 9.8 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू जी पी। सबसे पहले पॉइंट से यहां शिफ्ट करेंगे, इसको काटेंगे, उस प्लेनेट पर जो ग्रेविटी है वो 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन जो है वो 9th का आपको करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। ध्यान रहे कौन सा डाटा किसका कितना गुना है ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए, यह जानते हुए कि चंद्रमा का द्रव्यमान m/81 है, जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी अर्थ के मास का 1/81। देखो कई बार 80 लिखा जाता है, कई बार 81, 80.6 है तो कई बार 80 लिख देते हैं, ये 81 लिखते हैं। चंद्रमा से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहा है, यह देखते हुए कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 60r है। तो देखिए ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, उसी ट्रिक के बेसिस पे काम करना है। ये मान लिया दो हमारे पास में पिंड हो गए, ये तो हो गई पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा m/81। इनके बीच का जो गैप है, ये गैप आपको दे रखा डिस्टेंस, जो इनके मध्य की दूरी कितनी है? ये है 60r हो गया। अब डिस्टेंस किससे मांग रहा है? चंद्रमा से मांग रहा है। मान लो मून से वो डिस्टेंस यहां हो गया, x डिस्टेंस हो गया। अब चंद्रमा से दूरी निकालनी है तो ट्रिक आपको ऑलरेडी बता रखी है कि न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। x इक्वल्स टू जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके मास को ऊपर लिखेंगे √m/81 होल डिवाइडेड बाय, दोनों के मास का एडिशन करना है रूट के साथ, m प्लस करके √m/81 मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60r। बस सॉल्व कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/9, 81 बाहर आ जाएगा, √m अपॉन √m प्लस करके 81 बाहर आ जाएगा, 1/9 √m मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 60r। √m कॉमन आगे कट गया इसमें, तो आपके पास बचेगा क्या? ऊपर है 1/9, नीचे करके एलसीएम ले लीजिए 10/9 मल्टीप्लाई करके 60r है, 9 से 9 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, तो आप कहोगे x की वैल्यू आएगी मेरे पास में 6r है। यानी कहां से? मून से। चंद्रमा से ये जो दूरी दे रखी है आपको, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा हमारे पास में 6r। मान लो ये पृथ्वी से पूछे तो हालांकि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो पर डायरेक्ट निकाल सकते हो, 60r में से 6r गया, ये बन जाएगा 54r। हालांकि देखो इसने ट्विस्ट के लिए दिया नहीं, इसको देना चाहिए, नहीं दोनों ऑप्शन होंगे तो बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कौन सा आंसर होगा। तो चंद्रमा से डिस्टेंस हुआ 6r, तो 6r कौन सा है? 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, पृथ्वी पर एक वस्तु का वजन 700 न्यूटन है, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7वां भाग तथा पृथ्वी की त्रिज्या के आधे भाग वाले ग्रह पर इसका भार कितना होगा? एक ऐसे प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं जिसका मास अर्थ के मास का 1/7 है, पृथ्वी की त्रिज्या का आधा है हमारे पास, तो वहां पर इसका वेट कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, वेट की बात करें तो ग्रेविटी से आंसर निकलता है, तो आप लोगों को पता है कि वेट को ऐसे लिख सकते हैं mg' करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ढंग से समझाऊं आप, तो वेट जो होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करेगा आप पे उस ग्रेविटी की वैल्यू पे। तो g मैं ये लिख सकता हूं gm अपॉन कितना? r²। कह सकता हूं एक बार कंडीशन ले लो अर्थ पे, एक बार कंडीशन ले लो उस ग्रह पे। अगर मान लो मैं पृथ्वी की बात करता हूं, पृथ्वी के लिए आराम से देखना, वेट की बात चल रही है यहां पर, तो वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे भार निकालना है, वेट निकालना है,
तो वो m इंटू जी होगा। m से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां क्या बन जाएगा, g mm बन के अपॉन आर स्क्वायर। अब यही वाला फॉर्मूला एक बार अर्थ के लिए लगाओ और एक बार प्लेनेट के लिए लगाओ। पृथ्वी के लिए दे रखा 700 न्यूटन, तो ये वैल्यू 700 न्यूटन दे रखी है, तो ऐसे लिख दूं 700 इज इक्वल्स, यानी पृथ्वी का मास m है और रेडियस r हो गया, तो मैं लिख सकता हूं gm। उस बॉडी का मास तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मास जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, अपॉन हो गया आपके पास में आर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे उस प्लेनेट की, अब ये हम कहेंगे उस ग्रह के लिए, ग्रह के लिए। अब वहां पर अगर हम चले जाएं तो वेट कितना होगा, तो हमने इसको मान लिया mg डैश, मान लिया mg डैश, ये पूरी वैल्यू निकालनी है आपको, इक्वल्स टू g। अब देखो मास कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 है, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा m/7। बॉडी का मास सेम रहेगा। रेडियस की बात करें, पृथ्वी की त्रिज्या का आधा है यानी r/2, स्क्वायर पूरे पे है, आधे पे मत लगा देना, क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 4, ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, 4/7, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। और ये बचा हमारे पास में gmm अपॉन करके आर स्क्वायर। जरा गौर से देखो, ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू तो ये रही इसमें अर्थ के लिए, तो इसकी वैल्यू जगह 700 लिख सकता हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं 4/7 मल्टीप्लाई हो गया 700, काट दो 100, यानी कितना आएगा 400। उस प्लेनेट के ऊपर उसी बॉडी का जो वेट होगा वो 400 न्यूटन होगा। तो 11वें का करेक्ट आंसर देखिए डी ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि डी के अंदर में मैच कर रहा 400 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है, पृथ्वी की सतह से 200 किलोग्राम के उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्षा में लॉन्च करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की गणना कीजिए, जहां पर ये जो वैल्यू है ये r है, पृथ्वी की त्रिज्या है और r इक्वल्स टू इतना। सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि अगर मैं किसी भी सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से लॉन्च करता हूं तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकलती है। तो आप कह सकते हो कि आप जो कुल ऊर्जा दोगे वो कुल ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस करके पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़े, इससे अच्छा तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा है मेरे पास में, -gmm अपॉन करके होता है 2r। अब देखिए r क्या है, स्मॉल r जो आपके पास में है इसका मतलब है r प्लस h। r क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, h जितनी हाइट पे ले जाना है, माइनस का मतलब ये है कि अभी तक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में है, तो आपको माइनस नहीं दे रहा है, मॉड निकालना है। तो देखिए टोटल एनर्जी अगर आपको निकालनी है मॉड में निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला पुट करें, माइनस हटा रहा हूं मैं इसमें, gmm अपॉन करके 2 हो गया, r प्लस h, r प्लस हाइट कितनी है 2r हाइट हो गई हमारे पास, 2r इक्वल्स टू gmm अपॉन करके हो जाएगा आपके पास ये 3 यानी 6r हो गया आपके पास। अब वैल्यू पुट कर देते हैं जो इसने दे रखी है, g की वैल्यू हमारे पास में 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ द अर्थ 6 into 10⁻24, मास ऑफ द सैटेलाइट 200 किलोग्राम की है यानी 200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास में पावर्स को हम इकट्ठा करते हैं, देखिए थोड़ा सा गैप देके 10 की पावर लिख दिया, इधर से आ गई -11, इधर से आ गया +24, इधर से डबल जीरो ले ली हमने, 2 हो गया, नीचे से ये ऊपर गया हमारे पास में -6। अब नंबर कौन कौन से हैं देखिए, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, आप इस 2 से इसको काटोगे तो 3.2 हो गया हमारे पास, ऊपर बन रहा है 6.67 डिवाइडेड बाय नीचे बना 3.2, तो ये लमसम 2 के आसपास में जाएगा। चेक कर लेते हैं इसमें, देखिए ये बन रहा है 6.67 डिवाइडेड बाय 3.2 मल्टीप्लाई करके पावर देखिए ये हो गया आपके पास में -11 और -6 -17 प्लस 2 हो गया -15, तो 24 में से 15 चला गया, तो आपके पास में लमसम 9 बचेगा, 10 की घात कितना हुआ 9 हुआ। अब इसको काटते हैं, यहां से हटाया पॉइंट हट गया इसके अंदर में, तो मैंने इसको कहा कि 32 दूनी 64 होता है, तो नियर अबाउट हमारे पास में 2 होगा इंटू 10⁻9, इतने जूल जो है इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनेगी इसमें 2 इंटू 10⁻9। अब देखिए 2 इंटू 10⁻9 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नियर अबाउट देखिए यहां सब में 10 मांग रहा है, अगर मैं इसको 10 लिखने की कोशिश करूं तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास आएगा 0.2 इंटू 10⁻, आपके पास में आ गया 10 जूल। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू जो है किसको मैच कर रही है, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, यहां पर 0.2 है, इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो ये आपके
आपके पास में 0.2 इंटू 10 की पावर 10 जूल बनेगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 12वें क्वेश्चन का कौन सा है? बी ऑप्शन। एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने डाटा लिया हुआ है 6, तो ये 6 पॉइंट समथिंग होता है, और ये जो रेडियस है ये 6400, हालांकि इसने दे रखी है, ये 6300 समथिंग होती है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन में ऊपर नीचे नियर अबाउट वैल्यू हमारे पास ये आएगी, यानी 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तथा इसका द्रव्यमान वही रहे, एम सेम रख के रेडियस को 1% कम कर रहा है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण में कितनी कमी होगी? सिंपल सा देखिए, कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन कितना? आर। जी और एम कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। आपको त्रुटि वाले टॉपिक के अंदर में एरर में बता रखा है परसेंटेज निकालना हो तो देखिए, ग्रेविटी में परसेंटेज चेंज जो है इक्वल्स टू, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर ला सकता हूं, r-2 हो गया, ये आगे आ जाएगा तो -2 डेल्टा r अपॉन r परसेंट। ये ट्रिक है हमारे पास। अब बच्चा कहता है सर माइनस का मतलब क्या है? अगर रेडियस बढ़ेगा ग्रेविटी कम होगी, क्यों? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्लस होता मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सवाल में क्या दे रखा है? त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए। 1% कम करने का मतलब डेल्टा r अपॉन r का जो परसेंट है -1% दे रखा है। वृद्धि की बात करता +1, कमी की बात कर रहा -1, तो -1 पुट करो, तो आप कहोगे डेल्टा g अपॉन g परसेंट जो है वो -2 ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा +2%। ग्रेविटी जो है वो 2% इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्लस में आया, तो ग्रेविटी 2% इंक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 1%, इंक्रीज्ड बाय 2%। 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, M1 और M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, ये R1 है, ध्यान रखना, R1 और R2 के गोलाकार कक्षाओं में घूम रहे हैं, उनके वेग V1 और V2 हैं, इनके बीच में सही रिलेशन बताना है। सिंपल सी चीज देखिए, मान लो ये हमारे पास में पृथ्वी की बात करते, ठीक है, M1 M2 द्रव्यमान के कोई भी दो उपग्रह ले ली। पहला सैटेलाइट ये बन गया हमारे पास, दूसरा सैटेलाइट हमने यहां बना दिया, इसमें ऐसे यहां बना दिया दूसरा सेट, थोड़ा नीचे से गायब हो रहा, यहां ठीक है, समझ लेना। पहले वाले की बात करते हैं तो रेडियस हो गया R1, तो यहां जो ये घूम रहा है इसकी वेलोसिटी हो गई V1। दूसरे वाले की बात करें तो रेडियस हो गया आपके पास में R2 और इसकी वेलोसिटी हो गई आपके पास V। आप लोगों को पता है कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, पृथ्वी या सूर्य किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोणीय संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग संरक्षण नियम से आप कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कह सकते। ये क्या कहता है? L1 इज इक्वल्स टू L2। अब L1 L2 क्या है? एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था m इंटू v इंटू r। मास जो है वो चेंज नहीं होगा, सॉरी मास चेंज की बात कर रहा है, ये हो गया m1। वेलोसिटी हो गई हमारे पास में कितनी? v1 हो गई, और साथ के अंदर में कह रहा है कि इनका जो रेडियस है आपके पास में, वो रेडियस जो है उसको कह दिया r1 इज इक्वल्स m2 v2 और r2। अब देखिए ये तो रिलेशन बना, पर साथ के अंदर में यहां पर मास को इंक्लूड नहीं कर रहा है। मान लो अगर मास को इंक्लूड नहीं करे और मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि दोनों का मास सेम है, क्योंकि ऑप्शन में मास रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, मान लिया मैंने, यदि m1 इज इक्वल्स टू m2 है, मान लिया हमारे पास, इस कंडीशन में m1 m2 कट जाना चाहिए, आपके पास क्या बनेगा? v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2। देखो ये पूछ रहा है v1 बड़ा होगा v2 बड़ा होगा, रिलेशन पूछ रहा है, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि ये इसको इस रूप में लिख दूं, मैं v1 और v2 नीचे ले आऊं मैं, इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा R2 अपॉन R1। अब ये रिलेशन बना मेरे पास में। अब इस रिलेशन से चार में से कोई ऑप्शन ढूंढना। पहला, सबसे पहला बोल रहा है कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, V और R उल्टे हैं इसके अंदर, V1 ऊपर लिखा हुआ R1 नीचे है, V2 नीचे लिखा हुआ R2 ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब V और R आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका R बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो R किसका बड़ा है? R1 का। R1 बड़ा है R2 से, तो इसका मतलब V1 छोटा होगा V2 से। तो आप कहोगे V1 लेस देन V2 होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है V1 बड़ा है, दूसरे में कह रहा है V2 बड़ा है, बिल्कुल सही कह रहा है, तीसरे में बराबर कह रहा है।
अब चौथे को भी चेक करें, V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2 होना चाहिए, जबकि V1 R1 तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में नहीं है। तो अपने आप ही करेक्ट आंसर जो है 14वें क्वेश्चन का कौन सा हुआ? बी ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। यदि उनके बीच की दूरी, मध्य की दूरी डबल कर दी जाए तो एक नया वर्ष जो बनेगा वो कितने वर्ष का होगा? तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, केपलर का जो थर्ड लॉ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है केपलर के तृतीय नियम से फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ केपलर प्लेनेटरी मोशन, क्या चीज है? आपको पता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है केपलर के नियम पे जब कभी न्यूमेरिकल बनेगा कंपैरिजन करता हुआ बनेगा दो जनों का। तो तुलनात्मक रूप में लिखूं तो T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर इक्वल्स R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अब देखिए अर्थ के ही दो पार्ट कर रहा है इसमें। पहले ये कह रहा है मान लो R1 की वैल्यू पहले R थी तो उस समय T1 की वैल्यू कितनी थी? 1 वर्ष थी हमारे पास, ये दे रखा है इसने 1 ईयर। अब मान लो दूरी है डबल कर दी, 2R कर दी, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा? ये डाटा पुट कर दो आप इसमें। T1 की जगह 1 लिख दिया, T2 कैलकुलेट करना है होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू R है और R2 की वैल्यू 2R है, इस पूरे पे क्यूब लगाओ, R से R कट गया, 1 अपॉन 8 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन टी स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ, T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 8, तो T2 की वैल्यू होगी अंडर रूट 8, पूरा नहीं निकाल रहा है तो अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2√2 लिख सकता हूं, 2√2 ईयर। आप कहोगे अगर अर्थ का रेडियस डबल कर दिया जाए, रेडियस मतलब सन के रिस्पेक्ट में, एक वर्ष की अवधि लगभग √2 गुना बढ़ जाएगी, डेढ़ टाइम हो जाएगी, तो 2√2 वर्ष हो जाएगी। तो 2√2 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है, पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान वाले पिंड को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा इतनी है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से RE ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना? सिंपल सी चीज है, पृथ्वी की सतह पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और पृथ्वी की सतह से इतनी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो देखिए आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है -Gmm अपॉन करके होगा R। अब इसमें जो R छुपा हुआ है, इस R की वैल्यू हमारे पास में है R प्लस कितना? H। ठीक है, दो कंडीशन, पहली स्थिति की बात कर रहा है, केस नंबर फर्स्ट, आराम से सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। केस फर्स्ट यानी ये कह रहा है पृथ्वी की सतह पर एट द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू हम निकालते पहले कितनी हो? Q इज इक्वल्स टू -Gmm अपॉन R प्लस 0, क्योंकि सरफेस पे हाइट 0 होती है, -Gmm अपॉन R, और इस वैल्यू को कितना कह रहा है? ये कह रहा है -mgre कह रहा है। तो एक रिलेशन बना के ले लो आप इसमें। आप ये कह सकते हो कि एक छोटा सा रिलेशन दे दिया मुझे कि अगर कभी भी ऐसी वैल्यू आएगी तो मुझे ये वैल्यू रखनी है उसके अंदर। अब ये तो हो गई सरफेस। अब ये कह रहा है कि अगर अर्थ की सतह से इतनी हाइट पे चले जाए तो नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? केस नंबर सेकंड पे आ जाओ आप इसमें। ये कह रहा है पृथ्वी सतह से RE ऊंचाई पर, ठीक है, U डैश मान लिया, -Gmm अपॉन R प्लस RE हो गया, तो हाइट भी तो रेडियस के बराबर हो गई तो डबल हो जाएगी, क्या बनेगा? -Gmm अपॉन करके हो गया 2RE। अब जरा ध्यान से देखिए, ये RE है रेडियस ऑफ अर्थ, RE के लिए, ठीक है, माइनस से तो माइनस कट गया, पहली बात तो ये। Gmm अपॉन RE की जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, Gmm अपॉन RE, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्या बन जाएगा मेरे पास? माइनस अपनी जगह रह गया, mgre अपॉन करके 2, ये आंसर है आपके पास, ढूंढ लीजिए कौन सा है, -mgre अपॉन 2, -mgre अपॉन 2 है, और देखो प्लस में भी दे रखा है, ये प्लस माइनस का यही लोचा रहेगा इसके अंदर, क्लियर? तो आप कहोगे 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, त्रिज्या R की कक्षा में एक निश्चित ग्रह की परिक्रमण अवधि T है, त्रिज्या 4R की कक्षा में इसकी परिक्रमण अवधि कितनी होगी? केपलर्स लॉ दो कंडीशंस को कंपेयर करते हुए कर रहा है, मैं ऐसे लिख दूं, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल, ठीक है। अब T1 कह रहा है पहले T था और कक्षा की त्रिज्या R थी, यहां नहीं लिखता, ये हो जाएगा आपके पास में T डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू पहले रेडियस कितनी थी? R। अब यहां क्या कह रहा है? तो त्रिज्या 4R के लिए यहां पर हो जाएगा 4R का होल, देखो
r त्रिज्या पे समय t, 4r त्रिज्या पे समय t डैश, तो t डैश निकालना है, r से r कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 का क्यूब, तो 1 आप लिख सकते हो 60 जाएगा, स्क्वायर रूट करके इधर ले आइए, t/t डैश इज इक्वल्स टू 1/64, 1/2 हो गया, ये बन जाएगा आपके पास में 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t डैश इज इक्वल्स टू बन गया आपके पास में 8 इंटू टी। उस ग्रह का जो आवर्त काल है वर्तमान के आवर्त काल का 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना कौन सा दिख रहा है? 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 18वां, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है मान ली, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 है मान लिया, यदि ये जो दे रखा है ये वैल्यू है जी है, यहाँ ट्रांसलेट नहीं होता कई बार, यदि जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण है तो चंद्रमा की सतह पर इसका मान कितना होगा? कंपेयर करता हुआ दिखा रहा जी को, तो देखिए आप लोगों को पता है ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अर्थ के लिए, ये हो जाएगा Gm/, हो गया r², और इसकी वैल्यू जी दे दी उस फर्स्ट। अब चंद्रमा की बात करते हैं मून की, इज इक्वल्स टू जी तो सेम रहेगा, मास ऑफ द मून कितना है? 1/80, मैं लिख सकता हूं m/80, रेडियस ऑफ द मून 1/4 है, r/ मैंने 4 लिख के स्क्वायर लिख इक्वल्स टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर वैल्यू डालेंगे, क्या बन जाएगा? 80 नीचे आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला जाएगा, 16/80 हो गया हमारे पास, क्लियर? ये वैल्यू कितनी बच रही है? Gm/, ये बना r²। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, Gm/r² की वैल्यू g है आपके पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं 16/80 मल्टीप्लाई हो गया जी। अब जितना कट रहा उतना काट दीजिए, आपको साफ पता है 50, 60, 70, 80 5 बार कटेगा इसमें, तो चंद्रमा की सतह पर ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की 1/5 होगी, यानी जी मून इज इक्वल्स टू G/5। अब G/5 कौन सा ढूंढ लीजिए इसमें, G/5 देखिए 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इतना, ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 80 गुना है और चंद्रमा पर गुरुत्व के त्वरण कितना होगा? तो देखिए सिंपल सी चीज है, अभी थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू निकाली, आपने जो वैल्यू निकाली है पिछले क्वेश्चन में G/5 निकाली है, तो सेम चीज अगर मैं कहूं कि चंद्रमा की सतह पर अगर मैं बात करता हूं, चंद्रमा की सतह पर तो कितना होगा? जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के मान का बटा 5 होगा, पिछले में सॉल्व किया हुआ, ये कितना बन जाएगा आपके पास में? पृथ्वी पर है 10 और ये 5, ये कटेगा आपके पास में लगभग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान आपके पास में आ जाएगा बी ऑप्शन के बराबर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, पृथ्वी की त्रिज्या r है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से 3r ऊंचाई पर ले जाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? सिंपल सी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, आप लोगों से मैं फंडा बना रहा हूं इसमें और फ्यूचर के लिए कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इसमें। देखिए आपसे कोई पूछे, मान लो पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो U1 कह दिया, तो फॉर्मूला आपके पास बनता -Gmm अपॉन करके बनेगा R+H। अब पृथ्वी सतह पर हाइट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी हमारे पास, तो ये बन जाएगा आपके पास -Gmm अपॉन करके हो गया R, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से 3r हाइट तक ले जाना है इसका, ठीक है? आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी सतह से 3r ऊंचाई पर अब स्थितिज ऊर्जा का मान U2 इज इक्वल्स टू -Gmm अपॉन R+, हाइट जो है उसकी जगह 3r लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये बन जाएगा 3r, मेरे पास क्या बन जाएगा देखो -Gmm अपॉन करके हो गया 4r। अब जरा ध्यान से देखिए, आपसे ये पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो आप कहोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स U2 माइनस U2 की वैल्यू लिखी हुई है -Gmm अपॉन करके हो गया 4r, माइनस करके U1 की वैल्यू -Gmm अपॉन करके है r, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व करें, एलसीएम आपके पास में कितना आएगा, या फिर एलसीएम नहीं लेना चाहे, कई बच्चे होते हैं कि सर एलसीएम लेने में बड़ी सिरदर्दी, कॉमन निकाल लो आप, कॉमन क्या आ रहा है? G आ रहा है, M आ रहा है, M आ रहा है अपॉन R आ रहा है, इससे क्या इजी रह जाएगा, -1/4 और प्लस करके 1 हुआ। अब एक में से 1/4 गया तो 3/4 बचेगा, तो आप लिखोगे 3 तो हो गया 4, एलसीएम लेके भी आप चेक कर सकते, ये बन जाएगा Gmm अपॉन R। अब इसमें देखो स्मॉल g को इंट्रोड्यूस करना है, तो
आप लोगों को पता है कि G इज इक्वल्स टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें से एक R को उठा के इधर ले जाओ, GR इज इक्वल्स टू क्या होगा, GM अपॉन R हुआ। तो जहां जहां GM अपॉन R है उसकी जगह GR लिख देंगे। ये देखो GM अपॉन R, ये इसकी जगह लिख देंगे, ये वाली क्या बन जाएगा 3/4 M इंटू G इंटू R। अब ये ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन, 3/4 MGR, 3/4 MGR। तो आप कहोगे 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों को डबल कर दिया जाए तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा। सारा खेल रेडियस पे डिपेंड करेगा। देखो आपको पता है G इज इक्वल्स टू होता है GM अपॉन R। अब बच्चा कहे सर आपसे तो पलायन वेग पूछा, आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया। एस्केप वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो चाहो तो आप इससे निकाल सकते हो, नहीं तो R से निकाल सकते हो। अब बच्चा कहे सर त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात करें, एक फॉर्मूला आपके पास में होता है P एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GM अपॉन R होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, एक R को शिफ्ट करूं यहां पर, GR इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा GM अपॉन R, ये वैल्यू उठा के डाल दो तो आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 2G इंटू R, ये बन गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने बिना रेडियस के निकाले। अब आप इसको ध्यान से देखिए, रेडियस और ग्रेविटी दोनों को डबल कर रहा है, तो डबल करने का मतलब ये कह रहा है अंडर रूट 2 हो गया, ग्रेविटी को डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया। क्या होगा, जो नए कैंडिडेट आए उनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 बाहर आएगा 2 निकल जाएगा, तो 2 हो गया आपके पास में अंडर रूट कितना 2GR। अब देखो ये है पुरानी एस्केप वेलोसिटी 11.2, दोनों को डबल किया मैंने तो स्क्वायर रूट करके बाहर आएगा 2, यानी दुगुना हो जाएगा। इसको डबल कर दीजिए तो आपके पास आएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। 22.4 कौन सा है, 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास पी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, यदि पृथ्वी से पलायन वेग VE है, एक पिंड को 2VE वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, यहां अंतर्ग्राही अंतरिक्ष में किस स्थिर वेग से गति करेगा। अगर किसी भी बॉडी को हम अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी देकर भेजें तो आपको बताना है कि जब वो पृथ्वी सतह से बाहर निकलेगा तो उस समय उसका वेग कितना होगा। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक के आधार पर काम करूंगा। कैसे, मान लो ये पृथ्वी की सतह हमारे पास, यहां पर किसी पिंड को मैं जो वेग दे रहा हूं वो पलायन वेग का n गुना है। जिन्होंने नहीं सुना है वो ध्यान से सुने, n गुना वेग, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकता है। और जैसे ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेगा इस समय इसका वेग v डैश कितना होगा। इसकी ट्रिक क्या है देखिए, v डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 और बाहर लिखा हुआ है पलायन वेग। अब यहां पर n की वैल्यू आपके पास में 2 दे रहे, वैल्यू डाल दीजिए, v डैश इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ v, v डैश इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया 3 अंडर रूट 3VE हो गया आपके पास। जब ये अर्थ की एस्केप से बाहर निकलेगा, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेगा तो इसका वेग हो जाएगा पलायन वेग का रूट 3 गुना। पलायन वेग का रूट 3 गुना कौन सा है, 22वें का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दे रखा है, एक ग्रह पृथ्वी से 27 गुना तेजी से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। यानी कोई भी प्लेनेट जो है अर्थ के सन के चारों ओर इस प्रकार से घूम रहा है कि उसकी रफ्तार जो है वो पृथ्वी की रफ्तार की 27 गुना। सीधी सी बात है, जो जितना तेज घूमेगा उतना कम समय लेगा। इसका मतलब उस ग्रह का जो एक आवर्त काल है पृथ्वी के आवर्त काल का 1/27 है। ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है सूर्य से उस ग्रह की दूरी और सूर्य से पृथ्वी की दूरियों का अनुपात बताइए। सिंपल सा, आपको साफ ये समझ गया होगा कि यहां पर टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहा तो केपलर का थर्ड लॉ लगेगा। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो T प्लैनेट डिवाइडेड बाय T अर्थ, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू R प्लैनेट अपॉन R अर्थ का होल। ऐसे कह सकता हूं मैं, प्लैनेट हो गया ग्रह और E हो गया अर्थ हमारे पास। अब देखिए वो ग्रह पृथ्वी से 27 गुना तेज घूम रहा है। इसका मतलब अगर मैंने पृथ्वी का आवर्त काल T माना है तो उस ग्रह का आवर्त काल T/27 होगा, क्योंकि उसको कम समय लगेगा चक्कर लगाने। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T प्लैनेट में T/27, T अर्थ में T लिख दिया,
और होल स्क्वायर। अब देखो आर प्लेनेट और आर अर्थ, इसका होल क्यूब, ये कट गया इससे, ये 27 नीचे आ जाएगा, 1/27, ये पावर बन गई 3, सॉरी पावर बन गई आपके पास में 2 है यहाँ, इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये RP अपॉन RE होल क्यूब। अब देखो मुझे डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो यहां से ये पावर हटानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि जब इधर से इधर शिफ्ट होता है तो पावर डिवाइड में लग जाएगी, तो ऐसे कह सकता हूं RP अपॉन RE इज इक्वल्स टू 1/27, पावर हो जाएगी 2/3। अब देखिए 1/3 को मैं अंदर इंट्रोड्यूस करूं तो मैं एक साथ दो काम करूंगा, 1/27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 की घात 3, हाँ या ना, 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 आएगा, और ये 1/3 को अंदर लेकर जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3, और इस पूरे के ऊपर में क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, हाथों का हेर फेर है, कट गया आपस में। जैसे ही कट जाएगा आपके पास क्या बनेगा, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9। अब किसका किससे रेशियो पूछ रहा, ध्यान से, सूर्य से उस ग्रह की दूरी और सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुपात। ग्रह की दूरी को ऊपर लिखना है तो ग्रह की दूरी ऊपर ही लिखी हुई है, तो उस प्लेनेट का डिस्टेंस और अर्थ का डिस्टेंस, इसका रेशियो हो जाएगा 1/9। अब 1/9 कौन सा है, देखिए ए ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है, 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक काल्पनिक ग्रह पर एक पिंड का पलायन वेग जो पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना है और पृथ्वी के द्रव्यमान का दुगुना है, वहां पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी VO कह रखी है, कई बार VE कह देता है, बच्चा कहता है कि सर VO तो ऑर्बिटल होता है, जो उसने कहा है उसको स्वीकार करो। इसने कहा VO अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, आपको उस ग्रह पर एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग निकालना है, कहां पर, जो पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना है और पृथ्वी के द्रव्यमान का डबल है, तो M और R के रूप में पूछ रहा है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि पलायन वेग जो होता है, एस्केप वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन R। अब M और R के बीच का रिलेशन है, तो दोनों की मैं तुलना करूं, ऐसे कह सकता हूं V उस ग्रह पे डिवाइडेड बाय V पृथ्वी पर इक्वल्स टू, रूट बनाया मैंने, 2 और G तो कॉमन आके कट जाएंगे इसमें, तो देखिए V और M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रह ऊपर लिखा हुआ तो मैं लिख सकता हूं M उस ग्रह के लिए, और अपने आप ही आ जाएगा M पृथ्वी नीचे, ठीक है। V और रेडियस उल्टे हैं, तो V ग्रह ऊपर लिखा हुआ है तो R ग्रह नीचे आ जाएगा, और R पृथ्वी जो है ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से क्या कह रखा है, उस ग्रह का द्रव्यमान जो है, उस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का डबल है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ पृथ्वी डिवाइडेड बाय M पृथ्वी कर दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई करके उस पर जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुना है, तो हमने नीचे लिख दिया इसको 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ R पृथ्वी, किसकी, R पृथ्वी की, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कट दो इसको, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास बचा रूट में 2/3। अब देखो पृथ्वी का पलायन वेग VO कह रहा है, इसकी जगह मुझे VO लिखना पड़ेगा, और VO लिख के मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा, उस ग्रह पर जो पलायन वेग है वो √2/3 VO हो जाएगा। अब ये ऑप्शन ढूंढना, 2 और 3 दोनों रूट में है, तो देखो इसमें 3/2 दे रखा है, इसमें 2/3 है, 2/3 ही है, 24वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दे रखा है कि दो उपग्रह A और B एक ग्रह P के चारों ओर क्रमशः 4R और R त्रिज्या वाले गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यदि A उपग्रह की स्पीड है 3v तो B उपग्रह की चाल कितनी होगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता है कि ये दोनों ही सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी पलायन नहीं हुए, बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब कक्षीय वेग से चक्कर लगा रहे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है √gm अपॉन होता है स्मॉल r, जिसको r+h लिख। अब देखिए मास का कोई जिक्र नहीं है, कैपिटल G दोनों में सेम होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है 1/√r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आप इसी को बेस बनाते हुए दोनों को यूज कर सकते हैं। मुझे B की स्पीड निकालनी है तो B की स्पीड ऊपर लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं B की स्पीड अपॉन A की स्पीड इक्वल्स टू रूट में जिसकी वेलोसिटी ऊपर उसका रेडियस नीचे, यहां आ जाएगा RB और यहां होगा RA। तो देखिए A वाले की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, B दे रखी है। A वाले का जो डिस्टेंस है आपके पास में, A वाले का डिस्टेंस 4R दे रखा है, पहले मैं वैल्यूज बता देता हूं। RB का डिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R। अब इसको अगर मैं जब ढंग से लिखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, BB अपॉन 3V इज इक्वल्स टू √, ये बन जाएगा 4R अपॉन R, R से R कट गया, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कहोगे VB इज इक्वल्स
6, यानी बी वाला जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड जो है वो 6v होगी, यानी ए वाले से डबल। तो 6v कौन सी आपके पास में? 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन होगा दोस्तों।